आप सभी का बहुत स्वागत है, अभिनंदन है हमारे बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ चित्रा शर्मा। दर्शकों, आज इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, जिनसे हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो शख्सियत पिछले 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, उनका दामन थामे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के वो कद्दावर नेता हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर आशुतोष गुप्ता जी की। साथ ही साथ आपको बताना चाहती हूँ कि वो प्रोफेसर भी हैं। निरंतर युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए वो इस तरह के कार्य कर रहे हैं कि युवाओं की प्रगति हो सके, महिलाओं की प्रगति हो सके, उनकी उन्नति हो सके। और सबसे बड़ी खास बात आशुतोष गुप्ता जी की दर्शकों ये है कि जब वो ये देखते हैं कि उनके क्षेत्र में किसी को भी कोई परेशानी है, किसी को कोई तकलीफ है, तो वो किसी और का इंतजार नहीं करते हैं कि कोई और कार्यकर्ता पार्टी का आएगा और उनकी हेल्प करेगा, उनकी सहायता करेगा। इस तरह की विचारधारा उनकी नहीं है, बल्कि वो खुद ही निकल पड़ते हैं उस व्यक्ति की सहायता करने के लिए, उस व्यक्ति विशेष की मदद करने के लिए। और यही खास बात उनको सबसे ज्यादा खास बनाती है। ऐसी खास शख्सियत को आज आपसे हम रूबरू करा रहे हैं। तो चलिए आप और हम मिलकर स्वागत करते हैं डॉक्टर आशुतोष गुप्ता जी का। नमस्कार आशुतोष जी, आपका बहुत स्वागत है। आशुतोष जी, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आप जो हैं भाजपा के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के आप साथ हैं। कैसे और कब इसकी शुरुआत हुई कि आपने जो है भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने का सोचा? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पार्टी में काम करने का जो जज्बा था वो मेरे बचपन से सरस्वती शिशु मंदिर में प्राथमिक शिक्षा जब मेरी हुई तो वहाँ जिस प्रकार की शिक्षा थी उसमें राष्ट्रभक्ति की बातें जो मैंने सीखी, उस समय भारतीय जनता पार्टी मुझे नहीं लगता कि ऐसी पार्टी थी जिसको कि कोई बच्चा जानता या समझता। और उस समय मुझे लगता है कि कांग्रेस का बोलबाला था। मुझे याद है कि जब बचपन में इंदिरा गांधी जी का देहांत हुआ था तो मैंने वो लाइव देखा था, तो शायद मुझे उनसे प्रभावित हो जाना चाहिए था कि इतना जन समर्थन उनके साथ था। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ और जैसे जैसे मैंने संघ की शाखाओं में जाना और आरएसएस के जो भी कार्य थे और शिशु मंदिर के माध्यम से जब मैंने देखा, तो मैंने देखा कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी आने वाले सालों में काम कर रही है। और मैंने उसी प्रेरणा को लेते हुए आगे काम किया और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में भी काम किया जब मैं छात्र जीवन में था। तो यही प्रेरणा मुझे आगे भारतीय जनता पार्टी में काम करने के लिए प्रेरित किया। और मैंने कोई भी पार्टी अगर आगे पार्टी में काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी में ही काम किया है। आज इस बात का गर्व है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा नेता हूं या ऐसा कार्यकर्ता हूं जो प्रधानमंत्री मोदी जी के कंधे से कंधा मिलाकर देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। जी अच्छा आशुतोष जी, जैसा कि आपने अभी कहा कि इंदिरा गांधी जी की मृत्यु का जो है नजारा आपने लाइव देखा था, उस वक्त आप छोटे थे। और जिस तरह से अभी अभी आपने कहा कि उस वक्त कांग्रेस का बोलबाला था और कोई भी व्यक्ति होता जिसको पार्टी ज्वाइन करनी कोई होती तो उस वक्त में कांग्रेस का ही नाम जहन में आता, लेकिन आपने उस वक्त में भारतीय जनता पार्टी को चुना। इसके पीछे कौन सी खास वजह थी? आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में और खासकर राजनीतिक व्यक्ति के जीवन में उसकी प्राथमिक शिक्षा का जो योगदान है वो बहुत बड़ा है। और मेरी प्राथमिक शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर में हुई और मुझे लगता है कि जिस प्रकार की शिक्षा का ज्ञान मुझे वहां पे मिला, क्योंकि वहां पे जिस तरीके की राष्ट्रभक्ति वहां पे सिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है और जिस तरीके का नेतृत्व करना सरस्वती शिशु मंदिर में मुझे सिखाया गया, वही नेतृत्व क्षमता मैंने अपने जीवन भर उसको मैं आगे बढ़ा रहा हूं। और मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जीवन में प्रभाव आपके शिक्षकों का आपके जीवन पे बहुत ज्यादा पड़ता है। प्राथमिक शिक्षा के जो मेरे संस्कार थे और कई ऐसे लोग जिनसे मैंने देखा कि एक राष्ट्र पुरुष के रूप में जो लोग काम कर रहे थे, जिनके बातों में कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं था, तो मैंने उनको फॉलो करना शुरू किया। और मैं आज भारतीय जनता पार्टी में पिछले 20 सालों से कार्यरत हूं।
यही मेरी आपको कहूंगा कि यही बातें हैं जिनको लेके मैं भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूँ। जी। अच्छा आशुतोष जी, चूंकि आप खुद एक प्रोफेसर हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में आप इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को, तो सडनली ऐसा क्या हुआ, अचानक ऐसा क्या हुआ कि प्रोफेसर रहते रहते जो है आपके जहन में, आपके मन में एक ख्याल आया कि मुझे जो है राजनीति में भी अपना हाथ आजमाना है? ऐसा क्या कुछ वाकया आपके साथ हुआ या सडनली कोई चीज आपको क्लिक करी, कहीं आपने कुछ नजारा देखा या कहीं से आपको कोई इंस्पिरेशन मिली जो आपने फौरन ये मन बनाया कि प्रोफेसर तो मैं हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मुझे जो है समाज के लिए भी कुछ करना है और उसके लिए मुझे भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामना है? सबसे पहली बात है, कई बार हमने भी सुना है कि किसी महापुरुष के साथ कोई घटना हो जाती है, उस घटना से वो प्रेरित होके अपने जीवन में कई परिवर्तन लेके आते हैं। यही बात मैं भी कहना चाहता हूँ कि बचपन की सिखाई हुई जो शिक्षा है, उस शिक्षा को आगे बढ़ाते हुए मैंने अपने जीवन में हमेशा प्रयास ये किया है, किसी भी परेशानी हो, किसी भी कठिनाई को किस प्रकार संघर्ष के रूप में लेके उसको कैसे उसको लेके आगे बढ़ना है, लोगों की परेशानियों को अगर कम किया जा सके कैसे कम करना है। और क्योंकि मैं प्रोफेसर भी हूँ तो मैंने बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना, छात्रों के बीच में काम करना, बात करना, उनकी समस्याओं को देखना, उनको किस तरह से दूर किया जाए उसकी भी चिंता मैं करता हूँ। ये एक नेचुरल तरीके से मैंने काम किया और मुझे लगता है कि यही चीज मुझे राजनीति की तरफ प्रेरित किया, क्योंकि राजनीति के बिना आप ज्यादा वृहद काम नहीं कर सकते। देखिए, समाज सेवा तो आप जरूर कर सकते हैं, नेता बनना कोई जरूरी नहीं है अगर सेवा करना चाहते हैं तो। ऐसा मैं भी सोचता हूँ कि अगर किसी को समाज सेवा करनी है तो नेता बनना आवश्यक नहीं है, लेकिन अगर आपको समाज में कुछ आमूलचूल परिवर्तन करना होगा तो आपको राजनीति में आना पड़ेगा, तभी आप कुछ ऐसा काम कर पाएंगे जिससे देश समाज में कुछ परिवर्तन आएगा और आप कुछ बड़ा कर पाएंगे। यही मेरा मानना है और यही मेरी राजनीति में आने का कारण है, क्योंकि मेरे फोर फादर्स में कोई ऐसा नहीं था जो राजनीति में था। मेरे फादर जरूर प्रोफेसर थे, वो समाज सेवा के रूप में काम करते रहे और शायद उन्हीं का ज्ञान, मेरे पिता का ज्ञान, मेरे पिताजी के आदर्शों का ज्ञान मुझे अपने जीवन में मुझे आगे लेके जा रहा है और मुझे लगता है कि उन्हीं आदर्शों पे चल के मैं राजनीति में अपनी चीजों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। जी। अच्छा आशुतोष जी, एक अच्छा और कद्दावर नेता बनने के लिए समाज सेवा का भाव होना चाहिए, सबसे पहली बात बहुत जरूरी है, बिल्कुल होना चाहिए। इसके अलावा और कौन कौन सी खासियत या कौन कौन से ऐसे गुण हैं जो एक अच्छे नेता में होने चाहिए? किसी भी राजनेता के अंदर सबसे पहले जो गुण होना चाहिए, संवेदनशीलता का। संवेदनशील व्यक्ति के अंदर और सारे गुण अपने आप उसमें निहित हो जाएंगे। वो व्यक्ति सत्यनिष्ठ हो जाएगा, वो व्यक्ति परिश्रमी हो जाएगा, वो व्यक्ति लोगों के बीच में परस्पर एक समभाव की भाव रखेगा। और यही भावना, यही सारे गुण अगर एक राजनेता अपने अंदर पैदा कर ले तो मुझे नहीं लगता कि कोई राजनेता कोई गलत काम करेगा, कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त होगा। पूरे समाज को, पूरे क्षेत्र को अपना परिवार समझे। और मुझे लगता है कि एक राजनेता में एक सबसे बड़ा गुण मुझे लगता है क्या होना चाहिए, उसका वसुधैव कुटुंबकम की बात होनी चाहिए। जिस चीज के लिए वो चुना जा रहा है उसको ये लगना चाहिए कि वो सारे लोग मेरे परिवार के लोग हैं। अगर ऐसी भावना किसी राजनेता के अंदर आ गई तो वो राजनेता कभी ना तो भ्रष्टाचार में लिप्त होगा, वो ईमानदारी से अपना काम करेगा। जिस प्रकार हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी काम कर रहे हैं, आदित्यनाथ योगी जी कर रहे हैं, उन्होंने अपने पूरे प्रदेश को और देश को लोगों ने अपना परिवार समझा है। कहीं पे भी कोई बात होती है तो वो परिवार भाव से ही बात करते हैं। यही भावना हम सबको एक अच्छे राजनेता के रूप में बनाएगी। और हम समझते हैं आशुतोष जी कि इसी भावना के साथ आप निरंतर जो है लोगों की हेल्प करते हैं, समाज में जो है उद्धार का आप काम करते हैं। आप जो है बहुत ज्यादा एक्टिव हैं सामाजिक कार्य के लिए, समाज सेवा करने के लिए आप बहुत ज्यादा एक्टिव है, जैसा कि आपके खून में है। एक बात आप हमें बताइए, सच्चे मन से बताइए कि अगर आप राजनीतिक क्षेत्र में नहीं होते, राजनीति में अगर आप नहीं होते, तब भी क्या इसी निष्ठा भाव से आप समाज सेवा करते, लोगों के बीच में जाते, उनकी समस्याओं को सुलझाने का आप कार्य करते? मैं तो पहले भी कह रहा हूँ, राजनीति में होना मेरे लिए कोई आवश्यक चीज नहीं है समाज सेवा करने के लिए। वो तो मैं जीवन भर करूंगा। हाँ, उसका
जो लेवल है वो छोटा बड़ा हो सकता है जी। क्योंकि आप जब नेता बनेंगे या आप किसी ऐसी पोस्ट पे आएंगे, आधिकारिक पोस्ट पे आएंगे, तो आपके पास शक्तियां होंगी वो आपके पास ज्यादा लोगों को प्रभावित करने वाली होंगी, जिससे ज्यादा लोगों का भला हो सकता है। तो मेरा कहना है कि राजनीति में मैं कोई एक्सीडेंटली नहीं आया, मेरा मतलब है ये नेचुरल तरीके से मैं आया हूँ और मैं जो भाव से काम कर रहा हूँ, जिस भाव से मुझे लगता है कि लोगों की समस्याओं को अगर हम खत्म करेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पास आज कोई छोटी गाड़ी है, अगले दिन बड़ी गाड़ी आ जाए, मेरे पास बहुत सारा धन हो जाए। मुझे फर्क इस बात से पड़ता है कि जब मैं रोड पे निकलूं तो मेरे नीचे गड्ढे ना आए, मेरे अगल बगल गंदगी ना दिखाई दे, नाले साफ हो, कोई भूखा ना दिखाई दे। यही भावना अगर हर राजनेता में पैदा हो जाए तो ये सारे जो भ्रष्टाचार है वो खत्म हो जाएगा। देखिए, सुनकर के तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आपकी जो है इतनी अच्छी और सच्ची जो है नियत है लोगों के बीच में जाने की, उनके बीच में जो है उनकी समस्याओं को सुलझाने की। अच्छा, ये आप बतलाइए कि अपने क्षेत्र के विकास के लिए, उन्नति के लिए, प्रगति के लिए आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? देखिए, गाजियाबाद विधानसभा क्षेत्र कोई नया क्षेत्र नहीं है, ऑलरेडी यहाँ पे प्लानिंग पूरी की जा चुकी है। कई एरियाज हैं जो प्लान्ड है, कई सारे एरियाज हैं जो अनप्लान्ड तरीके से पूर्ववर्ती सरकारों ने इसमें किया है। तो अभी यहाँ बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। गाजियाबाद विधानसभा क्षेत्र अगर आप देखेंगे तो इसको लगभग 3 हिस्सों में बांट के काम किया जाएगा। पहला तो एक क्षेत्र है जो शहरी क्षेत्र से ज्यादा जुड़ा हुआ है, गाजियाबाद के एडमिनिस्ट्रेटिव क्षेत्र से। दूसरा क्षेत्र है विजयनगर प्रताप विहार, और तीसरा क्षेत्र है जो बाईपास के दूसरी तरफ है, जिसमें बहुत सारी कॉलोनीज है, सेन विहार है, राहुल विहार है, बहरामपुर है, भीमनगर है, क्रिश्चियन कॉलोनी है, माता कॉलोनी है। ये सारे क्षेत्र जितने भी है, आप इनको अगर देखेंगे तो आपको ऐसा नहीं लग सकता कि आप गाजियाबाद में हैं। तो आप ये, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी विसंगतियां हैं जो पूर्ववर्ती सरकारों ने की हैं, लेकिन मेरा मानना है कि इन सारी विसंगतियों को किस प्रकार दूर किया जाएगा, इन सारे क्षेत्रों को अगर आप देखेंगे तो इसके लिए मेरे पास एक बृहद प्लान है। जिस प्रकार केंद्र सरकार क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने के लिए अलग अलग क्षेत्रों के लिए स्पेशल प्लान्स बनाती है, वैसे ही प्लान्स इस एरियाज में बनाना पड़ेगा, जिससे कि क्षेत्रीय विषमताएं जो विधानसभा क्षेत्र की है वो दूर हो सके। अपने विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारी विषमताएं हैं, उन विषमताओं को ध्यान में रखते हुए एक ऑलरेडी रोड मैप बनाया जा चुका है, मैंने इसके लिए एक बनाया हुआ है। और जैसे ही हमारी इस बार सरकार बनती है 2022 की, इसके ऊपर मूर्त रूप देने का काम किया जाएगा, क्योंकि 5 साल पहले भी शायद समस्याएं इसी प्रकार थी। उस पे काम करने की लोकल लेवल पे आवश्यकता थी, जहां पे कुछ कमी रही है उसको लोकल लेवल पे सॉल्व होनी चाहिए थी, और उसमें मुझे लगता है कि हम सब लोग मिलकर काम करेंगे तो ये सारी विषमताएं दूर होंगी। और मुझे लगता है कि हमारे सांसद जनरल वीके सिंह जी के माध्यम से हमारे जो भी मेयर बनेंगे आगे आने वाले टाइम में, और अभी हमारी मेयर श्रीमती आशा शर्मा जी के माध्यम से सबसे कोऑर्डिनेट करके अगर कोई काम किया जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा नहीं होगा कि पूरा ये अपना क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र बन सकता है कि जिस प्रकार नोएडा है हमारे बगल में ही लगा हुआ क्षेत्र, जहाँ पे कि विषमताएं दूर हो चुकी हैं, वहाँ पे हर तरीके की सुविधाएं अवेलेबल है। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे गाजियाबाद क्षेत्र के सभी लोगों को ये बेसिक सुविधाएं मिले। जी, और बहुत जरूरी भी है आशुतोष जी कि एटलीस्ट जो बेसिक नीड्स हैं लोगों की वो कम से कम फुलफिल जरूर होनी चाहिए। अच्छा, जब आप लोगों के बीच में जाते हैं उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो कुछ एक लोग ऐसे भी होंगे जो आपको जो है अमूमन अपनी परेशानियां बताते होंगे कि भाई हमारे क्षेत्र में ये बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है, इस चीज से हमें 2-4 होना पड़ रहा है। तो ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आपके सामने आती हैं जिनके लिए आपको ये लगता है कि सबसे पहले अगर मुझे मौका मिलता है, मैं कोई प्लान तैयार करता हूँ, तो ये कुछ 2 या 3 या 4 प्रॉब्लम्स ऐसी हैं बेसिक जिनका निपटारा मैं सबसे पहले करूँगा? देखिए, सबसे पहले तो समस्याएं हैं। पहले तो शिक्षा की एक समस्या है जिसको लेके सबसे पहले लोगों की हमेशा इस बात को लेके शिकायत रहती है। दूसरा विषय है स्वास्थ्य को लेके, तीसरा विषय है स्वच्छता को लेके, सफाई को लेके,
चौथा विषय है पेयजल को लेके। तो कुछ ऐसी चीजें जो ये आपको मैंने बताई हैं, आप इसको समझिए कि ये बेसिक है जी। युवाओं में रोजगार की एक समस्या भी एक बड़ी समस्या है इस क्षेत्र में, क्योंकि सघन आबादी रहती है और अगर सघन आबादी के बीच में शिक्षा का जो स्तर है, शिक्षा तो हो जाती है लेकिन वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है, उसको लेके कहीं ना कहीं समस्या है। तो स्किल डेवलपमेंट को लेके अगर काम किया जाएगा इस क्षेत्र में तो ये एक समस्या है यहाँ पे। चलिए, तो ये कुछ ऐसी बेसिक प्रॉब्लम्स आपने हमसे बताई हैं कि भाई इन प्रॉब्लम्स पे जो है आपका फोकस रहेगा। युवाओं के लिए आपने बहुत अच्छा जिक्र किया कि भाई युवाओं को जो है रोजगार मिलना चाहिए, अच्छे अच्छे नौकरी के अवसर उनको मिलना चाहिए। मैं आपसे आशुतोष जी ये जानना चाहूंगी अब कि युवाओं के साथ साथ महिलाओं को आप किस तरह से साथ में लेकर के चलेंगे, महिलाओं की सुरक्षा के लिए आगे क्या प्लान्स हैं, या महिला सशक्तिकरण की अगर हम बात करें तो महिलाओं की मजबूती के लिए आपके क्या प्लान्स हैं? भारतीय जनता पार्टी को लेकर क्या क्या चीजें आपके माइंड में हैं कि महिलाओं का उद्धार हो, उनकी सबसे पहले सुरक्षा की बात हो? क्योंकि गाजियाबाद क्षेत्र की अगर हम बात करें तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं अक्सर जिनको लेकर महिलाओं में खासा डर भी बैठ जाता है। अगर एक नॉर्मल सी मैं बात करूं, क्योंकि मैं खुद भी एक महिला हूं, कार्यरत महिला हूं, काम करती हूं, घर भी संभालती हूं, जॉब भी करती हूं, और प्रेफरेंस मेरी ये रहती है गाजियाबाद में रहते हुए कि भाई रात होने से पहले, अंधेरा ढलने से पहले सही सलामत अपने घर में हम पहुंच जाएं। तो कहीं ना कहीं महिलाओं के जहन में जो है एक सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठता है कि भाई हमारी सुरक्षा को लेकर जो है पार्टी के क्या प्लान्स होते हैं, सरकार के क्या प्लान्स होते हैं। अब चूंकि आज आप हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमसे बातें कर रहे हैं, तो आपसे मैं जानना चाहूंगी कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आपके जहन में क्या है, आपके मास्टर प्लान में क्या है, साथ ही साथ महिलाओं की मजबूती हो, उनका सशक्तिकरण हो, इसको लेकर क्या प्लान्स है? ठीक है, पहली बात तो आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है महिलाओं के ऊपर। जिस प्रकार हमारे मुख्यमंत्री योगी जी काम कर रहे हैं उसमें महिलाओं का जो सुरक्षा का तो बहुत सारा काम किया जा चुका है। और आपको मैं बता दूं, गाजियाबाद में और पूरे उत्तर प्रदेश में सुरक्षा को लेके सरकार बहुत ही सजग है। सरकार पूरे तरफ से एक सीसीटीवी कैमरास लगा रही है निर्भया फंड के माध्यम से, ये मैं आपको बताना भी चाहता हूँ। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि कैमरे का सुपरविजन तो बहुत आवश्यक है अगर महिला सुरक्षा के ऊपर आपको काम करना है, क्योंकि बिना कैमरा लगाए। और दूसरी बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, हमारे पूरे समाज में एक नैतिक शिक्षा का भी जो ज्ञान होना चाहिए, देना चाहिए, उसके ऊपर भी चर्चा होनी बहुत आवश्यक है। और महिला सशक्तिकरण की जहाँ तक आप बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बहुत आवश्यकता इस क्षेत्र में है, क्योंकि यहाँ पे निम्न आय वर्ग के लोग रहते हैं। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनके पति की डेथ हो गई है। उन सबको किस प्रकार रोजगार के रूप में जोड़ा जाए, मैं आपको और बताना चाहता हूँ। सरकार की बहुत सारी योजनाएं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप चलते हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में तो है, यहाँ पे बहुत कम है। तो मैं सरकार के माध्यम से इन ग्रुप्स पे काम भी कर रहा हूँ, और आगे अगर सरकार भारतीय जनता पार्टी मुझे मौका देती है तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से ज्यादा महिलाओं का ग्रुप बनाएंगे कि उनको किस तरह से रोजगार मिले, क्योंकि रोजगार बहुत आवश्यक है, वही महिलाओं को सशक्तिकरण दे सकता है। और जहां तक युवाओं की बात है, युवाओं के लिए किस प्रकार से एक रजिस्ट्रेशन लोकल लेवल पे हमारी विधानसभा के सभी युवाओं का हो सकता है, इसमें सबसे पहले इच्छा शक्ति होने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर युवाओं के बारे में आपको नहीं पता होगा वो क्या करना चाहते हैं, उनकी क्या आकांक्षाएं हैं, मुझे नहीं लगता कि आज वर्तमान स्थिति में कोई मुझे ऐसा बता सकता है कि कोई ऐसी आपने कोई प्लान बनाया है। मुझे लगता है कि इन सब पे ऊपर अगर काम किया जाए, स्किल डेवलपमेंट जो प्रधानमंत्री जी का मेक इन इंडिया का प्रोजेक्ट है या स्किल इंडिया का प्रोजेक्ट है, आप धरातल पे कितना गाजियाबाद विधानसभा क्षेत्र में आया है, इसके ऊपर मुझे थोड़ा सा संशय है और इसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। सभी युवाओं को किस प्रकार इस योजना के साथ जोड़ा जाए, इस पे भी काम किया जा सकता है। यही मेरा मानना है। सभी युवाओं को स्किल्ड होना बहुत आवश्यक है और उनकी एनर्जी सही डायरेक्शन में लगे, सही तरफ लगे,
यही हमारी सोच होनी चाहिए, तभी युवाओं का विकास हो सकता है, देश का विकास हो सकता है और युवा दिग्भ्रमित नहीं होंगे। महिला सुरक्षा को लेके वर्तमान सरकार पिछले 5 सालों से लगातार उसके ऊपर काम कर रही है और लगातार पुलिसिंग की व्यवस्था और किस प्रकार ज्यादा से ज्यादा गश्त हो, कहीं भी कोई ऐसा क्षेत्र सूना ना रहे, वहां पे प्रकाश की व्यवस्था हो। और मैंने खुद गाजियाबाद में पिछले 5 सालों में जिस प्रकार से कोई भी ऐसा क्षेत्र अंधेरे में नहीं देखा। अगर कहीं आपको दिखाई दे तो मुझसे संपर्क करेंगे और मैं उसको तुरंत वहां पे प्रकाश की व्यवस्था करूंगा। और मैं आज आपको आश्वस्त करता हूँ, कोई ऐसी घटना अगर आपके कोई हो तो आप मुझे बताइएगा। मुझे नहीं लगता कि सुरक्षा को लेके कोई ऐसी घटना पिछले 5 साल में गाजियाबाद में हुई है। और मैं आज आपको ये बात आश्वस्त करता हूँ आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से कि गाजियाबाद में ऐसी कोई घटना, देखिए कोई भी व्यक्ति किसी अगर कहीं अकेले में या कोई ऐसा मतलब कहीं कोई कृत्य हो रहा है तो उसके लिए सरकार हमेशा संवेदनशील है, लेकिन पब्लिक प्लेस पे इस तरह की चीजें ना हो इसके लिए सरकार हमेशा जागरूक है। अच्छा आशुतोष जी, अगर आपको संवैधानिक जिम्मेदारी दी जाती है सरकार की तरफ से तो ऐसी क्या क्या प्राथमिकताएं हैं जिस पर आपका ध्यान सबसे पहले जाएगा? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व मुझे इस बात का मौका देता है कि इस बार मैं 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करूं, तो मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं क्षेत्र की पूरी जनता को और पार्टी के नेतृत्व को कि कुछ कमियां जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पिछले 5 साल में लोकल लेवल पे रही है उसको दूर करने का प्रयास करूंगा। मेरी प्राथमिकता सबसे पहले तो शिक्षा को लेके होगी, स्वास्थ्य को लेके होगी, कूड़े के निस्तारण को लेके होगी, पेयजल को लेके होगी और एक सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि यातायात को लेके होनी चाहिए, क्योंकि यातायात का सुगम साधन होने जरूरी है। इसको लेके समस्या को किस प्रकार दूर किया जाएगा, इस पे काम किया जाएगा। इसके साथ साथ युवाओं का रोजगार, महिलाओं का स्वावलंबन और बच्चों का खेलने के लिए कोई ऐसा प्लान बने जिसमें कि वहां पे एक खेल की ऐसी व्यवस्था बने कि जहां पे विद्यालयों का, चाहे वो प्राइवेट विद्यालय भी क्यों ना हो, उनका भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट विद्यालय भी हमारे सब लोग मिलकर अगर काम करेंगे तो ये समस्याएं दूर की जा सकती है। क्षेत्र की पूरी समस्याओं को लेके हमने एक रोड मैप तैयार किया हुआ है। पार्टी मुझे अगर मौका देती है तो इन सब को एक मूर्त रूप देने का काम किया जाएगा। हमारी सरकार इन सारी चीजों को लेके बहुत संवेदनशील है। हमारी सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय कार्यक्रम के अंतर्गत हमेशा प्रयास करेगी कि किस प्रकार उसके व्यक्ति का भी उदय हो, उसके समस्याओं का निदान हो। यही हमारी सोच है और इसी सोच के साथ हम आगे काम करेंगे, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि यही सोच हमारी पार्टी की भी है और मेरी भी है जी। और आशुतोष जी, आपकी इसी सोच को लेकर हम सभी की शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आपको सरकार की जिम्मेदारी दे और जिस तरह से आपने जो समस्याएं हमें बताई हैं उन समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण आप करें, निवारण आप करें। इसी के साथ दर्शकों, आज के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। लेकिन आज आशुतोष जी ने हम सभी को बहुत अच्छे से ये समझा दिया है कि संवैधानिक जिम्मेदारी अगर सरकार उनको देती है तो जो बेसिक नीड्स है क्षेत्र की उनको वो सबसे पहले फुलफिल करेंगे, जिसकी आपको और हमें सबसे ज्यादा दरकार है। आशुतोष जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, बहुत अच्छी बातें आपने हम सभी को बताई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। नमस्कार दर्शकों।